वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज पॉलिटी सीरीज़ का ये सेकंड लास्ट क्लास है जिसमें हम विविध पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी यहाँ पर 18 क्लासेस आई हुई हैं उनमें अगर कोई भी पॉलिटी का कोई सब्जेक्ट छूट गया है तो उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल, यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल दिया गया है। और ये क्वेश्चन जो यहाँ पर ये दिए गए हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का पहला गृह मंत्री, पहला रेलवे मंत्री, पहला स्वास्थ्य मंत्री और पहला रक्षा मंत्री कौन था। तो आइए आज इसको देख लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेशी मामलों के मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और यही सूचना प्रसारण मंत्री भी थे। भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के पहले रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे। विधि और कानून मंत्री भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री और पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर यहाँ पर थीं। भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है, वर्तमान मंत्रिमंडल की बात करें तो यहाँ पर 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और ये पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं और खेल मंत्री भी अनुराग ठाकुर हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। नेक्स्ट है, कानून मंत्री। कानून मंत्री यहाँ पर अर्जुन मेघवाल हैं और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको बाद में बनाया गया है अभी। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। आवास और शहरी मंत्री हरदीप पुरी हैं। उड्डयन यानी कि एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री यहाँ पर किरण रिजिजू हैं। इनका यहाँ पर पहले कानून मंत्री थे, इनको अब ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। खेल मंत्री आपको पहले बताया अनुराग ठाकुर हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ समितियाँ दी गई हैं जो कि संसद से संबंधित हैं। संसदीय समितियाँ हैं। यहाँ पर दो प्रकार की समितियाँ हैं, प्राक्कलन यानी कि एस्टीमेट समिति, दूसरी है लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी को जुड़वा बहन कहते हैं। बात करें एस्टीमेट समिति की तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से आते हैं। इनका कार्यकाल 1 साल का होता है और ये सबसे बड़ी समिति होती है। बात करें लोक लेखा समिति की तो इसमें 22 सदस्य हैं। 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। यहाँ पर इसका अध्यक्ष लोक लेखा समिति का विपक्ष का नेता लोकसभा में होता है। कैग का मित्र और मार्गदर्शक लोक लेखा समिति को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हाल ही में लाया गया था तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। जो अविश्वास प्रस्ताव है ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद और मंत्री के खिलाफ केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 मेंबर्स का यहाँ पर समर्थन होना चाहिए। अगर प्रस्ताव पारित हो तो सरकार के पास बहुमत नहीं है, यह सिद्ध हो जाएगा और सरकार गिर जाती है। अभी जो अविश्वास प्रस्ताव आया था तो सरकार के पास पूर्ण बहुमत है तो ये खारिज हो गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर फंड यानी कि निधि भारत सरकार की दी गई है। दो प्रकार की निधि हैं, संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है आकस्मिक निधि यानी कि कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। संचित निधि की बात करें तो ये आर्टिकल 266 में दिया गया है। आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में दी गई है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत सरकार की आय और व्यय, विदेश उधार इसी पर निर्भर होते हैं। धन निष्कासन के लिए यहाँ पर विनियोग विधेयक जो कि आर्टिकल 114 में दिया गया है संसद से पास कराया जाता है।
बात करें आकस्मिक निधि की तो ये आर्टिकल 267 में दी गई है। आपदा के समय पर इससे धन निकाला जाता है और राष्ट्रपति के हाथ में इसका यहाँ पर कार्य संचालन होता है। नेक्स्ट है संसद सत्र। संसद सत्र को एक वर्ष में 2 बार सत्र करवाना अनिवार्य होता है और अधिकतम 6 माह का अंतराल संसद सत्र के बीच में हो सकता है। यहाँ पर 3 सेशन होते हैं। पहला है बजट सत्र जो कि जनवरी से मई तक कराया जाता है। मानसून सेशन जुलाई से अगस्त तक होता है। शीतकालीन जो कि दिसंबर में होता है और ये सबसे छोटा भी होता है। बात करें बजट सत्र की तो ये वर्ष में पहला और सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र ही होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति का संबोधन अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति देखो 2 बार यहाँ पर इनका संबोधन अनिवार्य होता है। पहला जब बजट सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति यहाँ पर अपना संबोधन करता है। दूसरा जब चुनाव के बाद नई लोकसभा का गठन किया जाता है तो राष्ट्रपति यहाँ पर संबोधन करता है। और जो बजट सत्र है तो ये हर साल आता है तो हर साल राष्ट्रपति का संबोधन अनिवार्य होता है और उसके बाद राष्ट्रपति के संबोधन पर चर्चा भी होती है। नेक्स्ट है सत्र यानी कि सेशन। यहाँ पर पहला जो घंटा होता है सत्र का ये प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर होता है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तारांकित प्रश्न यानी कि स्टार्ड प्रश्न और दूसरा अतारांकित प्रश्न यानी कि अनस्टार्ड प्रश्न। बात करें अतारांकित प्रश्न की तो ये लिखित होते हैं और इसमें काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। इसमें काउंटर क्वेश्चन नहीं हो सकता क्योंकि ये लिखित होता है। अब बात कर लेते हैं तारांकित प्रश्न यानी कि स्टार्ड प्रश्न की। अतारांकित प्रश्न मौखिक प्रश्न यानी कि ओरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जा सकता है। मौखिक रूप से इनका उत्तर दिया जाता है और इसमें पूरक यानी कि काउंटर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है शून्यकाल यानी कि 0 आवर। प्रश्नकाल के ठीक बाद 0 आवर होता है। जो 0 आवर टर्म है ये संविधान में तो दिया नहीं है लेकिन इसको भारतीय मीडिया यानी कि प्रेस ने इसको यहाँ पर इसका जनक किया है और भारतीय मीडिया इसको बुलाता था 0 आवर, तो यहाँ से इसका नाम इसका 0 आवर पड़ गया। विचार विमर्श के लिए यहाँ पर डिस्कशन 0 आवर में किया जाता है। नेक्स्ट है गण पूर्ति यानी कि क्वेरम। किसी भी सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या जो कि 1/10 होती है और यही क्योरम होता है। नेक्स्ट है साइन डाई। साइन डाई का मतलब है सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना और जिसकी पावर सदन का अध्यक्ष के पास होती है। हाल ही में 18 से 20 सितंबर तक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित भी किया गया था और G20 समिट और इसरो का जो चंद्रयान मिशन था इसके बारे में भी चर्चा हुई। पिछली वीडियो में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बताया है। नेक्स्ट है गुलेटिन, गला घोटकर मार देना यानी कि ये तो याद रखने के लिए है। समय की कमी होने पर बहस को हटाकर सीधा वोटिंग कराना, मतलब कोई भी अगर बिल आता है तो उस पर बहस नहीं कराई जाती है, सीधा वोटिंग करा दी जाती है, उसी को गुलेटिन कहा जाता है। नेक्स्ट है MP लेट्स यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सांसद को 5 करोड़ रुपए 2 किस्तों में दिए जाते हैं और ये खर्च करने के लिए इनको अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लोकसभा का अगर MP है, मतलब लोकसभा में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये जहाँ से चुनकर आता है उस लोकसभा क्षेत्र का विकास ये इस फंड के द्वारा कर सकता है। अगर राज्यसभा में कोई MP है तो यहाँ पर जहाँ से ये इलेक्ट होके आते हैं राज्य में कहीं भी कर सकते हैं जिस राज्य से ये चुनकर आते हैं। लोकसभा वाला अपनी लोकसभा क्षेत्र में विकास करेगा, राज्यसभा वाला जो है ये जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के MP जो 12 नॉमिनेट प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, ये संपूर्ण भारत में कहीं पर भी इस फंड का MP लेट्स का प्रयोग कर सकते हैं विकास करने के लिए। नेक्स्ट है MP लेट्स फंड का धन जो है ये नॉन लैप्सेबल होगा। अगर धन 1 वर्ष में खर्च नहीं हुआ तो अगले वर्ष यह काउंट होगा। अगर 1 वर्ष में अगर धन खर्च नहीं हो पाता है तो ये अगले वर्ष भी जुड़ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है MP लेट्स में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद धन का व्यय कहाँ कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो होता है ये संपूर्ण भारत में व्यय कर सकता है। नेक्स्ट है
पंचायती राज से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। पंचायती राज भाग 9 में दिया गया है और ये आर्टिकल 243 से 243 ओ तक दिया गया है। पंचायती राज अनुसूची 11 में दिया गया है और इसमें 29 विषय हैं। स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नेंस के जनक रिपन थे और इन्होंने 1882 में मैग्ना कार्टा यहाँ पर ये लेकर आए थे। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछता है कि ग्राम पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल से होता है, तो ये आर्टिकल 40 से किया जाता है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पर सिफारिश की थी, जिसमें ग्राम लेवल पर और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर सरकार के गठन की बात कही गई थी। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1959 में आंध्र प्रदेश में पहली बार यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसमें ग्राम लेवल पर और जिला लेवल पर, इन्होंने ब्लॉक लेवल की बात नहीं कही थी। नेक्स्ट है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी और इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 आया था और इसको लागू 24 अप्रैल 1993 को किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान किए गए थे और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर जो ये 73वां संविधान संशोधन है ये 24 अप्रैल को लागू किया गया था और पंचायतों को यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था और ये नगर निकाय से संबंधित है, जिसमें भाग 9 ए जोड़ा गया और ये आर्टिकल 243 से 243 ZG तक दिया गया है। अनुसूची 12 भी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें 18 विषय हैं। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से सुने। आर्टिकल 243G में पंचायत की शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें 29 विषय हैं। 243I में पंचायत के राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। 243K में पंचायत के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। 243Y में नगरीय निकाय यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन नगर निकाय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 243ZD, इसमें जिला आयोजन समिति का गठन किया जाता है। 243ZA में नगरीय निकाय के राज्य निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान के संबंध में यहाँ पर पूरा फिगर दिया गया है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना राजस्थान के बारे में दी गई है, तो पहले हम इसको देख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में है उसमें कौन सी व्यवस्था चल रही है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर स्तर दिए गए हैं, संस्थाएं हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रशासक यहाँ पर दिया गया है। ग्राम लेवल पर देखो यहाँ पर संस्था क्या है, ग्राम पंचायत है। अध्यक्ष इसका सरपंच होता है, राजस्थान के संदर्भ में है ये, आप लोग ध्यान रखें। और यहाँ पर उपाध्यक्ष उप सरपंच होता है और इसका प्रशासक ग्राम सेवक यानी कि वीडियो होता है। खंड यानी कि ब्लॉक में पंचायत समिति होती है और इसका अध्यक्ष प्रधान होता है, उपाध्यक्ष उप प्रधान होता है और यहाँ पर प्रशासक खंड विकास अधिकारी यानी कि BDO होता है। जिला लेवल पर जिला परिषद होता है, यहाँ पर अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है, उपाध्यक्ष उप जिला प्रमुख होता है और प्रशासक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO होता है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताते हैं। तो आप लोग 3 स्तर तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर आप लोग इसको मत देखिए, 3 स्तर तो आप जानते ही हैं, ग्राम, खंड और जिला। यहाँ पर 3 स्तर आपको पता है। ग्राम में प्रधान होता है और इसकी मदद करने के लिए वीडियो होता है। खंड में यानी कि ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक प्रमुख होता है और उसकी मदद के लिए यहाँ पर प्रशासक खंड विकास अधिकारी BDO होता है। जिला लेवल पर जिला परिषद होता है जिसका अध्यक्ष यहाँ पर जिला प्रमुख होता है और ये यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO यहाँ पर होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे तीनों लेवल। नेक्स्ट है पंच, सरपंच, डायरेक्टर और पार्षद का चुनाव यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रधान
जिला प्रमुख का चुनाव यहाँ पर अप्रत्यक्ष होता है, ये राजस्थान के संदर्भ में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रधान का चुनाव होता है और उप जिला प्रमुख का यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।